हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। ये एमसीक्यू सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये जो सीरीज है ये पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, एनटी नेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके सेकंड पेपर में रिसर्च से रिलेटेड कोई भी पार्ट आता है, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियोस के साथ में आप आंसर्स दीजिएगा, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। और अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज या क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है या फ्री कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in को लॉगिन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप एंड इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे। टाइम आपका वीडियो के साथ साथ चलता रहेगा और आपको उस टाइम ड्यूरेशन में आंसर हमारे को देना है। जैसे 16 क्वेश्चन का आंसर 16A, 16B, 16C ऐसा करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब ये किस शोध का उदाहरण होगा। आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी बताइए। फर्स्ट है बेसिक रिसर्च, सेकंड एक्शन रिसर्च, थर्ड इज अप्लाइड रिसर्च एंड लास्ट है नन ऑफ दी अबव। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइड रिसर्च। ये एक्शन रिसर्च का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये केवल एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एक एजेंसी या एक इंस्टीट्यूट तक सीमित नहीं होगा, वो सर्वे करेगा। तो सर्वे भी हमारा अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है, अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। कोई परीक्षण विश्वसनीयता के बिना वैध नहीं हो सकता। बी, अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। कोई परीक्षण वैधता के बिना विश्वसनीय हो सकता है। सी, अ टेस्ट कैन बी रिलायबल एंड वैलिड बोथ। कोई परीक्षण वैध तथा विश्वसनीय दोनों हो सकता है। एंड डी, अ टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। कोई परीक्षण विश्वसनीयता के बिना भी वैध हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। कोई परीक्षण विश्वसनीयता के बिना भी वैध हो सकता है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ये सही आंसर है। ये गलत स्टेटमेंट ऐसा है क्यों है? क्योंकि जो सही स्टेटमेंट है वो होगा, अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। कोई भी टेस्ट वैलिड नहीं हो सकता अगर वो रिलायबल नहीं है। एक स्टेटमेंट कहा जाता है, वैलिडिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। वैलिडिटी जरूरी तो है, हर टेस्ट को वैलिड होना चाहिए, पर वो सफिशिएंट नहीं है। जब तक रिलायबल नहीं होगा कोई भी टेस्ट, तब तक उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन डी है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। आई होप आप लोग को समझ भी आया होगा और आपके आंसर्स भी सही जा रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है आप हमें पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है, या और भी कोई डाउट आपको होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ रिसर्चर स्टडीड द इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ऑन लर्निंग स्टाइल्स। द वेरिएबल लर्निंग स्टाइल इन दिस स्टडी फंक्शन एज। कोई शोधकर्ता अधिगम शैली पर सहपाठी अंतक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में अधिगम शैली है। कौन सा चर है अधिगम शैली, आपको वो बताना है। आपका टाइम शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड डिपेंडेंट, थर्ड कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड फोर्थ है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इनमें से कौन सा वेरिएबल है लर्निंग स्टाइल? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर है यहाँ पे लर्निंग स्टाइल, क्योंकि लर्निंग स्टाइल पर इफेक्ट देखा जा रहा है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन का। जो अंतक्रिया, सहपाठी अंतक्रिया है, उसका इफेक्ट या उसका प्रभाव देखा जा रहा है अधिगम शैली पर, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे।
Question number 19. Which of the following statement is not applicable on the data in a descriptive research? निम्न में से कौन सा कथन विवरणात्मक अध्ययन के तथ्यों के लिए सही नहीं है? फर्स्ट, इट मे बी क्वालिटेटिव इन वर्बल सिंबल्स, यह शब्द प्रतीकों में गुणात्मक हो सकता है. इट मे बी क्वांटिटेटिव इन मैथमेटिकल सिंबल्स, यह गणितीय प्रतीकों में परिमाणात्मक हो सकता है. इट मे बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, यह गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों हो सकता है. इट इज ओनली क्वालिटेटिव नेवर क्वांटिटेटिव, यह केवल गुणात्मक हो सकता है, परिमाणात्मक कभी नहीं. इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? यस, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी. इट मे बी क्वांटिटेटिव इन मैथमेटिकल सिंबल, यह गणितीय के प्रतीकों में परिमाणात्मक हो सकता है. ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर बात कर रहे हैं तो वह हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, ना कि मैथमेटिकल सिंबल्स की बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा इसका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इनमें से कौन सा सर्वोच्च कोटि का सार्थकता का स्तर दर्शाता है? फर्स्ट है 0.10, सेकेंड है 0.001, सी है 0.01 एंड डी है 1.00. इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिखा रहा है? यस, टाइम आपका खत्म हो गया, जल्दी आंसर दीजिए. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो करता है. और इसमें जो सबसे कम कर रहा है वो होगा 1.00. आप इस वीडियो के साथ साथ आंसर दीजिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाएगा जितने लोग देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21. टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आर, किसी कार्योत्तर शोध की दो विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? फर्स्ट इज randomization and comparison of groups. Second, non-manipulation and randomization. Third is non-randomization and manipulation of independent variables. Fourth is non-manipulation and non-randomization. यानी कि पहला यादृच्छिकीकरण तथा समूह की तुलना, दूसरा चरों का हेरफेर नहीं यादृच्छिकीकरण, सी है यादृच्छिकीकरण नहीं तथा स्वतंत्र चरों का हेरफेर, एंड डी है हेरफेर नहीं यादृच्छिकीकरण भी नहीं. तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से. यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, इसमें पहले से जो डेटा होता है या जो इवेंट होते हैं वो घटित हो चुके होते हैं, हमें बस डेटा कलेक्शन करना होता है. तो इसमें ना तो हम मैनिपुलेशन कर पाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है, और ना ही जो सैंपल है उसको रैंडमली सेलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो इवेंट पहले से ही घटित हो चुके हैं. तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही ऑप्शन है. आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डिमांड एक्शन रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी? फर्स्ट इज डेवलपिंग अ थ्योरी, सेकेंड राइटिंग अ थीसिस, सी सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम एंड डी टेस्टिंग अ थ्योरी. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए. यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम. कक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च का यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च, निम्न में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण है? आप आंसर दीजिए जल्दी से. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव सर्वे यानी कि वर्णनात्मक सर्वेक्षण, सेकंड है एक्सपेरिमेंटल स्टडी या प्रयोगात्मक अध्ययन, थर्ड है एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी या कार्योत्तर अध्ययन, एंड फोर्थ है केस स्टडी या व्यष्टि अध्ययन. यस, सही आंसर बताइए जल्दी से. सो इसका करेक्ट आंसर है केस स्टडी. हम यहाँ क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च का कौन सा एग्जाम्पल है? तो बाकी सब में डिस्क्रिप्टिव सर्वे हो या एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो या एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी हो, वहां पर हम मेनली जो है क्वांटिटेटिव डेटा पर फोकस करते हैं, बट जब केस स्टडी की बात करते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस जो है वो क्वालिटेटिव डेटा पर जाता है, ना कि क्वांटिटेटिव डेटा पर या क्वांटिटेटिव रिसर्च पर. तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप लोग के आंसर्स भी सही गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 24. न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन,
दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज। न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकंड सैंपल सर्वे, सी फंडामेंटल रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। पहला है वर्णनात्मक शोध, दूसरा प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण, सी मूलभूत शोध एंड डी व्यवहारिक शोध। कौन सा आंसर सही है इसका? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा फंडामेंटल रिसर्च या मूलभूत शोध के रूप में। ये जो ऐसे लॉज बनाना, थ्योरीज बनाना, मेन वो सारे हमारे बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है, जो स्टेप ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च है उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है? आपका टाइम शुरू होता है। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का कथन, दूसरा एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों की व्याख्या, तीसरा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, शोध उपकरण का चयन एंड फोर्थ है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी कि शोध उपकरण का चयन। जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को स्टेटमेंट दे चुके होते हैं, उससे और एनालिसिस ऑफ डेटा सबसे लास्ट में होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा से पहले होता है। तो आपको डेटा कलेक्शन करने से पहले क्या करना पड़ेगा? रिसर्च टूल को देखना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद आप क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल या शोध उपकरण का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। नियंत्रण समूह शर्त निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वेक्षण शोध, ऐतिहासिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोगात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट मीन्स विवरणात्मक शोध। सही आंसर है इसका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध। वहीं पर हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, तो इसलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रिसर्च इज नॉट कंसीडर्ड एथिकल इफ इट। शोध को नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक विशेष बात को सिद्ध या प्रमाणित करने की चेष्टा करता है, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करता है, सी डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, आंकड़ों को वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है, एंड लास्ट है इज नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, बहुत उच्च मानक का नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे एथिक्स हमारी रिसर्च के कम हो जाते हैं या एथिकल नहीं रहती रिसर्च? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर कोई भी रिसर्च या कोई भी रिसर्चर पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी को इंश्योर नहीं कर रहा है और उनकी एनोनिमिटी को जो रिस्पोंडेंट है वो नहीं बरकरार रख पा रहा है, तो वो रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है। आई होप आपका आंसर 27th क्वेश्चन का सही गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, Why causal comparative research is not considered a kind of experimental research? कारण तुलनात्मक अनुसंधान को क्यों प्रायोगिक अनुसंधान नहीं कहते? फर्स्ट, इट स्टडीज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यह चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। सेकेंड, इट इज जस्ट अ कोरिलेशनल टाइप ऑफ स्टडी, यह मात्र एक सहसंबंध तरह का अध्ययन है। सी, इट्स मेथड इज कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल, इसकी विधि तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक है। D, it neither controls extraneous variables nor does it manipulate independent variables. यह ना तो बाह्य चरों पर नियंत्रण करता है और ना ही स्वतंत्र चरों का प्रचालित करता है। तो इसका सही आंसर आई होप आप लोग ने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये क्यों करेक्ट आंसर है वो समझिए। जो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। और एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में क्या होता है, हम पहले से कोई भी घटना घटित हो चुकी है, कोई इवेंट पहले से घटित हो चुका है, उसको रिसर्च या उसको स्टडी करके बता रहे हैं, हम वहां पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च को हम एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इट नाइदर कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, क्योंकि ना तो ये बाह्य चरों पर नियंत्रण कर पाती है,
नॉर डज इट मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ना ही हम उसमें जो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर हैं उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर पाते। इसलिए ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कही जाती है, क्योंकि यही दोनों चीजें, एक्सटर्नियस वेरिएबल को कंट्रोल करना और मैनिपुलेशन करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, मेन फैक्ट्स हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के होते हैं। आई होप आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपका आंसर भी सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध का निश्चयात्मक गुण कौन सा है? रिसर्चर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिविटी, शोधकर्ता का आत्मलक्षी विमर्शन, यूज ऑफ इंटरव्यू एज द मेजर टेक्निक, साक्षात्कार का उपयोग एक मुख्य तकनीक के रूप में करना, एम्बिग्युइटी इन जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण में अस्पष्टता, एंड डी है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, सुविधाजनक प्रतिदर्श। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कि कौन सा गुणात्मक शोध का निश्चयात्मक गुण है इनमें से। सो फर्स्ट है रिसर्चर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिविटी, शोधकर्ता का आत्मलक्षी विमर्शन। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी में नहीं हो पाता है, बट एक्सपेरिमेंटल स्टडी मतलब क्वांटिटेटिव स्टडी में ये नहीं हो पाता, बट क्वालिटेटिव रिसर्च में मेन जो रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू है या जो रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी है वो फाइंडिंग्स में या उसके डेटा में जो आउटपुट आया है रिसर्च का उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो ये मेन एक गुण है जो क्वालिटेटिव रिसर्च का होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है 29 का वो सही होगा। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। एक रिसर्च पेपर या एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है फर्स्ट प्राइमरी डेटा ओनली, सेकंड सेकेंडरी डेटा ओनली, थर्ड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। या तो प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े या दोनों आंकड़े। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। जो भी रिसर्च पेपर है आपके किसी रिसर्च पर आधारित होता है, रिसर्च में आप डेटा कलेक्शन करते हैं एंड वो डेटा कलेक्शन आप दोनों तरीके से कर रहे होते हैं, प्राइमरी एंड डेटा कलेक्शन दोनों टाइप का आपका वहां पर डेटा रहता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपके आंसर सारे सही गए होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 15 आपका आज का स्कोर क्या रहा, तभी आप अच्छे से अपना और लोगों से कंपेयर कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भैया हमें और पढ़ाई अभी करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे कि इस वीडियो की पहुंच ज़्यादा लोगों तक हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।